Hello students, this is Rahul. Welcome all of you in our YouTube channel रसायन रूम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के पहले चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो हमारा आज ये तीसरा लेसन होगा, लेकिन बुक में इसे चैप्टर 1 बनाया गया है, इसलिए हम लोग इसे चैप्टर 1 मानकर आज स्टार्ट करते हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और प्रेस करने के बाद आल के बटन पे टिक करें। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर रसायन रूम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को डाउनलोड करिए, वहाँ पे रसायन रूम ऐसे टाइप करिए और वहाँ पर आपको हमारा ये PDF मिल जाएगा। पिछले चैप्टर का जो PDF था विद्युत रसायन का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो PDF वहाँ पर पोस्ट कर दिया गया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसका PDF बना सकते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ठोस कहते किसे हैं, ठोस है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जान लें कि ये ठोस किसके अंतर्गत आएगा। अंतर्गत का मतलब है कि जैसे हम लोगों ने पहले 9th में या 10th में पढ़ा होगा द्रव्य। क्या पढ़ा है? द्रव्य। द्रव्य को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। द्रव्य को क्या कहते हैं? मैटर। मैटर को 3 भागों में बांटा गया, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब द्रव्य किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, जो स्थान घेरते हैं, उन्हें द्रव्य कहते हैं या फिर मैटर कहते हैं। द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। ये तो बात हो गई द्रव्य की। अब द्रव्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। उसी में हमें आज ठोस के बारे में पढ़ना है। क्लास 11th में आपने द्रव और गैस के बारे में पढ़ लिया होगा। आज हमारा जो सेशन है, हमारा जो टॉपिक है, वो क्या है? ठोस है। हमें ठोस के बारे में पढ़ना है। तो अभी तक अगर आपसे कोई ठोस की डेफिनेशन पूछ ले तो आप कहते थे कि वह पदार्थ जिसका आकार, आकृति और आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस कहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ क्लास 12th में हमें वो छोटी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, या जो बच्चों वाली डेफिनेशन है वो नहीं लिखनी है, हमें मॉडरेट लिखनी है, ताकि लगे कि हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं। तो अब अगर कहीं ठोस की डेफिनेशन पूछी जाए या ठोस किसे कहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि ठोस का आकार, आकृति तथा आयतन निश्चित होता है, या वे पदार्थ जिनका आकार, आकृति और आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। तो ऐसी कोई डेफिनेशन ठोस की नहीं है। ये ठोस की विशेषताओं में आएगा या फिर गुण में आएगा। तो सर एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है ठोस की? तो मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, मान लीजिए एक ईंटा है, इतनी बड़ी सी ईंट है, ये ईंट है। अब हम लोग जानते हैं अगर ये ईंट है तो ये ईंट मिट्टी से बनी होगी, और मिट्टी में छोटे छोटे बहुत सारे धूल के कण पाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी में छोटे छोटे धूल के ऐसे बहुत सारे कण पाए जाते हैं, ये इस प्रकार के। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ईंट में जो ये कण हैं धूल के, ये कण अपने स्थान पर फिक्स्ड हैं, कहीं पर भी गमन नहीं करते हैं, यानी इनमें अभिगमन नहीं होता है। जिस स्थान पर ये हैं उसी स्थान पर हैं। ऐसा नहीं होगा कि आज ये इस स्थान पर हैं तो कूद कर यहाँ से कहाँ चले जाएं, इस स्थान से इस स्थान पर चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। ये जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर ये पाए जाएंगे। मतलब इनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जाते हैं या फिर अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं? तो हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा एक अंतरा आणविक बल के बारे में। कौन सा बल? अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल। अब ये अंतरा आणविक बल कहते किसे हैं? तो नाम से ही लग रहा है अंतरा आणविक बल, ये कोई बल है। अब ये बल लग कहाँ रहा है? अंदर लग रहा है। अंतर मतलब अंदर। अब किसके अंदर लग रहा है? तो अणु, आणविक मतलब अणु। ठीक, तो किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम लोग अंतरा आणविक
बल कहते हैं। और इसी बल के कारण ये जो ठोस है, इसके जो कण हैं वो अपने स्थान को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर हैं वहीं पर ये पाए जा रहे हैं, इनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो पहली बात हम ये जान पाए कि ठोस हैं, तो ठोस के अणुओं के मध्य में क्या पाया जाएगा? अंतराणविक बल, जिसके कारण ठोस के जो कण हैं या अणु हैं या परमाणु हैं वे अपने स्थान को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्कूल में रखे एक घंटे की बात करें, घंटा लगता है बेल, तो जो पीतल का होता है, तांबे का होता है, इसके ऊपर एक डंडे से मारा जाता है तो ये आवाज़ करता है। अब आवाज़ करता है तो इसका क्या कारण है? आवाज़ तभी करेगा जब जो कण हैं आपस में टकराएं। टकराने का मतलब है कंपन करेंगे। अब यहाँ ये तो है नहीं कि इसका जो कण है घंटे का वो निकल कर यहाँ चला गया हमारे कानों तक, ऐसा नहीं है। वो यहीं पर है और क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है। ये कंपन किया, इससे दूसरा कण कंपन कर रहा है, दूसरे से तीसरा, और ये कंपन हवा में जो उपस्थित हैं कण उनके द्वारा कंपित होते हुए कहाँ तक पहुँच जा रहा है? हमारा अगर ये कान है तो हमारे कानों तक पहुँच जा रहा है। मतलब कि जब हम घंटे पर किसी डंडे से प्रहार करते हैं तो उसकी ध्वनि हमारे कानों पर या कानों तक कंपनिक ध्वनि द्वारा पहुँचती है। तो इससे हम लोग ये जान पाए कि जो ठोस है उसके जो कण हैं वो कंपन करते हैं। क्या करते हैं? कंपन करते हैं। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर, इनको और इनको, ठीक, और घूर्णन भी करते हैं। कंपन के साथ साथ घूर्णन, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं अपनी ही जगह पर। जैसे पृथ्वी घूमती है अपनी अक्ष पर, वैसे ही इनके कण भी कंपन करेंगे और घूर्णन करेंगे। कहाँ पर? अपने ही अक्ष पर। तो इन सबको मिलाकर एक नई डेफिनेशन बनाई गई ठोस की, कि वे पदार्थ जिनके अणुओं के मध्य अंतरा आकर्षण बल, अंतरा आकर्षण बल का मतलब इसी अंतराणविक बल से है, अंतरा आकर्षण बल का मान इतना अधिक हो जाए कि उन कणों की स्थानांतरीय गति शून्य हो जाए, परंतु उनमें घूर्णन तथा कंपन गति होती रहे, ठोस कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके अणुओं के मध्य अंतराणविक बल इतनी अधिक हो जाए कि उनकी स्थानांतरीय गति, ये जो गति थी यहाँ से यहाँ तक जाने वाली, वो स्थानांतरीय गति क्या हो गई? शून्य हो गए, परंतु उनमें घूर्णन तथा कंपन गति होती रही। ये जो घूर्णन और कंपन गति है ये हो रही है। उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? ठोस कहलाएंगे। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो ये हुई हमारी क्लास 12th की नई डेफिनेशन, या ठोस की नई डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जिनके अणुओं के मन अंतरा आकर्षण बल का मान इतना अधिक हो जाए कि उनके कणों की स्थानांतरीय गति शून्य हो जाए, परंतु उनमें घूर्णन तथा कंपन गति होती रहे, ठोस कहलाते हैं। ये हो गई डेफिनेशन ठोस की। अब अगर कोई ठोस पूछेगा कि ठोस किसे कहते हैं, तो आप यही बताएंगे कि वे पदार्थ जिनके अंतराणविक बल का मान या अंतराकर्षण बल का मान इतना प्रबल हो जाता है कि उनके जो कण हैं उनमें जो कण पाए जाते हैं उनकी स्थानांतरीय गति शून्य हो जाती है, परंतु वे घूर्णन और कंपन गति कहते रहते हैं, ठोस कहलाते हैं। अब इनके गुणों की बात हो गई, तो वही सारे गुण जो आप लोग पहले पढ़ते थे, गुण वही सारे हैं। आप लोग अपने मन से लिखिए, चाहे गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। पहला गुण है कि ठोस का आकार, आकृति और आयतन निश्चित होता है, सभी जानते हैं। ठोस दृढ़ होते हैं, ये भी सब जानते हैं। गर्म करने पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, ये भी आप जानते हैं। ठोसों में असंपीड्यता पाई जाती है। अब ये असंपीड्यता क्या है? जैसे मान लो अगर ये ईंट है, तो ईंट को अगर हम दबाएं तो क्या ये दबेगा? नहीं दबेगा, ठीक है। तो ये असंपीड्य है, दब नहीं रहा है, ठीक। अगर हम रबड़ की बॉल ले लें, उसे दबाएं तो वो दब जाएगा, तो वो असंपीड्य नहीं है, वो संपीड्य है। तो जितने भी ठोस होते हैं वो प्रायः असंपीड्य ही होते हैं। ठोसों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणविक बल का मान बहुत अधिक होता है। अब इतना अधिक होता है कि स्थानांतरीय गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो ये हो गए ठोस के कुछ गुण। आप लोग और भी लिख सकते हैं कि ठोसों में बहुत सारे गुण हैं जो पाए जाते हैं, उन गुणों को भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन हमने यहाँ पर 5 जो गुण है उसको मेंशन किया है। एग्ज़ाम में आएगा तो 5 ही लिखना है हमको, उससे अधिक गुण नहीं लिखना है। 1 नंबर में पूछा जाएगा और नहीं ही पूछा जाता है। क्लास 12th में कभी क्वेश्चन नहीं आया है कि ठोस किसे कहते हैं और ठोस की गुणों के बारे में लिखिए। क्लास 9 10th का क्वेश्चन है, कभी इंटर में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आगे जो टॉपिक है वो पूछे जाएंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि ठोसों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है विभाजन या टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो ठोसों को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहले कणों की व्यवस्था के आधार पर, ये जो कण व्यवस्थित हैं जो दिख रहे हैं हमको दाएं बाएं जो कण दिख रहे हैं, इनकी व्यवस्था के आधार पर। और दूसरा है इनके मध्य लगने वाले बलों के आधार पर,
यानी व्यवस्था के आधार पर और अंतरा आणविक बलों के आधार पर ठोसों को बांटा गया है या इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला हमारा है कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो इस आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा गया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो वे ठोस जिनमें घटक के कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक, अब एक निश्चित क्रम से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आप हीरे का शेप ले लीजिए, तो हीरा जो है एक 3 डायमेंशनल शेप में पाया जाएगा। हीरा एक 3 डायमेंशनल शेप में पाया जाएगा। ठीक, या फिर ग्रेफाइट की बात कर लीजिए, तो ग्रेफाइट एक दूसरे के ऊपर, एक परत दूसरे परत के ऊपर ऐसे लेयर वाइज पाया जाता है। ठीक है, तो जिन ठोसों के कण व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित मतलब अगर उनको ऐसे जोड़ा गया है, इस प्रकार से कण जुड़े हुए हैं, ये इनसे, फिर ये इनसे, फिर ये ऐसे जुड़े हैं, फिर ये ऐसे और फिर ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो दूसरा भी ऐसे ही जुड़ेगा। ठीक है, दूसरा भी ऐसे जुड़ेगा। या फिर हम क्यूब बना लें, क्यूब की सहायता से भी समझ सकते हैं ऐसे। ठीक, कि अगर ये वाला ठोस का कण इससे बंधा हुआ है, ये वाला इससे बंधा है, ये वाला इससे बंधा है, ये वाला इससे बंधा है, तो आगे भी जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनके कण एक व्यवस्थित क्रम में होंगे। ऐसे मान लीजिए कि जब आप लोग प्रेयर करते हैं तो एक क्रम में छोटे से बड़े, पहले छोटा बच्चा खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी एक क्रम में लोग खड़े होते हुए चले जाते हैं, तो वो एक व्यवस्थित क्रम कहलाएगा। और इसमें दो प्रकार के शेप आएंगे, एक 2D आएगा 2 डायमेंशनल और एक 3D आएगा। तो यदि कोई भी शेप हमें 2D और 3D दिख रहा है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दिख रहे हैं, तो वे सभी क्या हैं? क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल। जैसे हमारा नमक एक क्रिस्टलीय ठोस है, बहुत सुना होगा आपने। तो क्रिस्टल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नमक है उसमें जो NaCl है, NaCl एक दूसरे से FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूब द्वारा जुड़े होते हैं। FCC क्या होता है, इसे आप लोग आगे पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि 2D और 3D क्या होते हैं और क्यों कहा जा रहा है कि एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक, तो अभी आप लोग को बस इतना समझ लेना है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो कण हैं एक व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे नमक हो गया हमारा, NaCl हो गया, कोई भी साल्ट हो गया, तो वो क्रिस्टलीय फॉर्म में पाया जाएगा। अब अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पर क्या थे? घटक के कण एक व्यवस्थित क्रम में थे और यहाँ पर अव्यवस्थित क्रम में रहेंगे, यानी व्यवस्थित नहीं रहेंगे। वे ठोस जिनमें घटक के कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी व्यवस्थित ही नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे रबड़, जैसे हमारा रबड़ हो गया। रबड़ को अगर हम क्या करते हैं, पेंसिल से लिख दें मिटा लें रबड़ से, तो रबड़ का एक एक जो कण है या परमाणु है वो टूट जाता है, इधर उधर बिखर जाता है। जैसे पनीर हो गया, तो पनीर को अगर हम खाएं या मसलें हाथ से तो उसके कण तुरंत टूट जाएंगे, उनमें कोई क्रम ही नहीं है, वो व्यवस्थित ही नहीं है। लेकिन नमक के साथ ऐसा नहीं है, आप लीजिए नमक को ऐसे रगड़िए, लेकिन वो और दाने में परिवर्तित हो जाएगा, दाने में परिवर्तित मतलब कि और बारीक हो जाएगा, लेकिन उसका जो आकृति है, जो व्यवस्था है जो निश्चित क्रम में NaCl की, वो उस व्यवस्था में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो रबड़ हमारा एग्जाम्पल हो गया, पनीर एग्जाम्पल हो गया, SO2 हमारा एग्जाम्पल हो गया, बालू, गोंद हमारा एग्जाम्पल हो गया, कांच एग्जाम्पल हो गया। कांच को अगर तोड़ें तो किसी व्यवस्थित क्रम में वो टूटने वाले नहीं हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दो प्रकार के हुए। किस आधार पर? तो कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो कण अगर व्यवस्थित क्रम में है तो क्रिस्टलीय, और अगर अव्यवस्थित हैं तो अक्रिस्टलीय। रबड़ और पनीर आपको आसानी से याद रहेगा। अगला है अंतरा आणविक बल के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। अंतरा आणविक बल के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो इस आधार पर ठोसों को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? अधात्विक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस, नहीं है यहाँ पे, धात्विक ठोस और आयनिक ठोस। अब आणविक ठोस किसे कहते हैं? बात आई आणविक ठोस। अंतराणविक बलों के आधार पर 4 भागों में आणविक,
सहसंयोजी, धात्विक और आयनिक। अच्छा, आणविक तो इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? तो ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन बंधित। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय सुनकर दिमाग में कुछ क्लिक किया होगा। तो ध्रुवीय अध्रुवीय आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए अगर HCl है, इसकी बॉन्डिंग ऐसी होगी, H जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड से। तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा विद्युत ऋणात्मकता। तो अगर हम यहाँ बात करें, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन में बात करें, तो इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर है। क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणी है हाइड्रोजन की अपेक्षा। ठीक, अब यहाँ बात करें इनमें, तो इनमें और इनमें विद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं है, दोनों हाइड्रोजन ही हैं। तो यदि किसी पदार्थ के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, जैसे यहाँ पर, तो वो ध्रुवीय कहलाएगा, ध्रुवीय यौगिक या ध्रुवीय अणु। और अगर अंतर नहीं है, जैसे यहाँ पर अगर अंतर है तो ध्रुवीय और अंतर नहीं है तो अध्रुवीय। अब ध्रुवीय अध्रुवीय क्यों कहा जाता है? ऐसे मान लीजिए कि अगर ये कोई रॉड है, या मान लीजिए शीशा झूला है, झूलते नहीं बच्चे, यहाँ बीच में लगा रहता है, लोग इधर बैठते हैं, लोग इधर बैठते हैं, ऊपर नीचे होता है। तो मान लीजिए इधर हाइड्रोजन बैठा है, इधर क्लोरीन बैठा है, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता भैया ज़्यादा होगी ये झूला उसी की तरफ झुकेगा, यानी क्लोरीन की तरफ झुकेगा, तो इधर झुका ले जाएंगे अपने। लेकिन इधर हाइड्रोजन के साथ ऐसा नहीं है, दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन बैठा है तो जो झूला हमारा है वो साम्य अवस्था में है। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि ध्रुवीय यौगिक वे कहलाएंगे जिनमें विद्युत ऋणात्मकता में अंतर पाया जाए, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, NaCl हो गया, KNO3 हो गया, तो ये सब ध्रुवीय में आ जाएंगे। तो ध्रुवीय में आए तो भैया ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय में आएंगे H2Cl2, I2, ये सब किस में आ जाएंगे? अध्रुवीय में आ जाएंगे। अब हाइड्रोजन बंधित में कौन आएंगे? तो हाइड्रोजन बंधित में हमारा भैया जल आ जाएगा, H2O, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर जी ध्रुवीय, हाँ ध्रुवीय है, लेकिन यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन बंध भी पाया जा रहा है, इसलिए हम ध्रुवीय अध्रुवीय में डिवाइड ना करके इसको हाइड्रोजन बंधित अणु कहेंगे या यौगिक कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ध्रुवीय और अध्रुवीय किसे कहते हैं। ठीक, अब हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं कि ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस या हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो वे ठोस जिनमें घटक के कणों के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। अब द्विध्रुव आकर्षण बल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों के विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर है, तो वहाँ पर द्विध्रुव आकर्षण बल उत्पन्न होगा। तो वे ठोस जिनमें घटक के कणों के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं, जैसे SO2 हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया। अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहेंगे? तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ही था इसमें, तो यहाँ पर कोई क्या कहते हैं ऋणात्मकता में अंतर ही नहीं था, तो द्विध्रुव बल तो पाया नहीं जाएगा, कोई दुर्बल बल ही होगा। तो दुर्बल बल भैया हमें एक ही जानते हैं, कौन सा? वांडर वाल्स बल। तो वे ठोस जिनमें घटक के कण दुर्बल वांडर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है, जैसे H2Cl2, I2, ये सब हो गए। हाइड्रोजन बंधित ठोस, तो वे ठोस जिनमें घटक के कणों के मध्य हाइड्रोजन बंध कार्य करता है, जैसे H2O, NaCl नहीं होगा भैया, H2O, NaCl नहीं होगा, HF, NH3, इसीलिए हम आप लोग से कहते हैं पहले वीडियो देखिए, तब वहाँ से PDF डाउनलोड करिए और नोट्स बनाइए। बहुत लोग डायरेक्ट ही PDF डाउनलोड करके नोट्स बना लेते हैं, तो जो ऐसा करेंगे उनके नोट्स में गलतियाँ जायज़ है कि पाई जाएंगी। यहाँ पर वीडियो में मैं उन गलतियों को ठीक करा देता हूँ ताकि एग्ज़ाम में कोई त्रुटि ना रहे आपके द्वारा और आप फुल में फुल मार्क्स पाएँ। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ, तो तीनों टाइप हमारा खत्म हो गया, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन। ध्रुवीय में दो अणुओं के मध्य जो घटक के कण हैं वो एक दूसरे से जुड़े होंगे, कैसे? द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा। और अध्रुवीय है तो कैसे जुड़े होंगे? दुर्बल वांडर वाल्स बल द्वारा। और हाइड्रोजन बंधित ठोस हैं तो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होंगे। तो यहाँ तक बात हो गई। अब सहसंयोजी बंध ठोस, नाम से ही सहसंयोजी जान पड़ता है, तो इनमें कैसे बंध होंगे?
सहसंयोजी बंध पाए जाएंगे। तो वे ठोस जिनमें घटक के कणों के मध्य प्रायः सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं, जैसे BN, BCl3, ALF, एल्युमिनियम फ्लोराइड आदि। सिंपल था ये। धात्विक ठोस, नाम ही है धात्विक, तो इनमें वही ठोस आएंगे जो प्रायः कैसे होते हैं, धातु होते हैं। और धातुओं में कैसा बल पाया जाएगा, धात्विक बल पाया जाएगा या धात्विक बंध पाया जाएगा। तो वे ठोस जिसमें घटक के कण प्रायः धात्विक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। अब धातु में भैया धातु की बात आएगी, सोना, चांदी, लोहा, प्लैटिनम, ये सब। ठीक। अगला हो गया हमारा आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस तो इसमें आयन की बात होगी, नाम से ही है आयनिक, तो आयनिक ठोस है तो इसमें आयन की बात होगी। वे ठोस जिसमें घटक के कण प्रायः धन आयन तथा ऋणायन द्वारा जुड़कर आपस में वैद्युत स्थैतिक बल द्वारा जुड़ते हैं। जो धन आयन और ऋण आयन है वो कैसे जुड़ेंगे, वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल द्वारा जुड़ेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही था आयनिक बंध के बारे में। उसमें जो Na+ था वो Cl- के साथ जुड़ा हुआ था, कैसे, वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के द्वारा। और वहाँ पर हम लोगों ने इसे डॉट 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 द्वारा प्रदर्शित किया था। तो जो आयनिक ठोस है इसमें जो घटक के कण हैं एक दूसरे से वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे NaNO3, KNO3 आदि हो गए। तो यहाँ पर जो ठोसों का वर्गीकरण था हमारा वो समाप्त हुआ। ठीक। फिर से आते हैं रिवीजन के लिए। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के हुए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अगर वो निश्चित रूप से व्यवस्थित हैं तो क्रिस्टलीय ठोस, अव्यवस्थित हैं तो अक्रिस्टलीय ठोस। अगला अगर हम बात करें, एक बार क्लीन कर दें इसको। हाँ, अगला अगर हम बात करें तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय हो गया। अब अंतरा आणविक बल के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया। एक आणविक ठोस, तो आणविक ठोस को भैया फिर 3 भागों में बांटा गया, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन। ध्रुवीय में जो घटक के कण होंगे द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होंगे, अध्रुवीय में वान डर वाल्स बल द्वारा जुड़े होंगे, और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होंगे। सहसंयोजी ठोस की बात करें तो इसमें घटक के कण सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होंगे। धात्विक ठोस की बात करें तो इसमें जो घटक के कण हैं वो धात्विक बंध द्वारा जुड़े हैं। और आयनिक ठोस की बात करें तो इसमें घटक के कण वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा अंतराणविक बल के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण समाप्त हुआ। तो 2 प्रकार के वर्गीकरण हुए और ये वर्गीकरण एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, पूछे भी गए हैं कई बार। तो आप लोग अनसॉल्व उठाकर वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मैं अनसॉल्व जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो 1 महीने पहले अनसॉल्व सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। इसका PDF मैं तभी डालूंगा वहाँ पर टेलीग्राम पर जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट नोट कर लेते हैं और उनको तो कुछ समझना ही नहीं है, और समझेंगे नहीं तो यहाँ ऐसी वाली गलती करेंगे कि NH3 नहीं लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, NaCl लिख लेंगे। जो भी लिखा था यहाँ NaCl लिखा था वो लिख लेंगे। देखें क्या लिखा था, तो जो भी लिखा हो वो वही गलती करेंगे, NaCl था। तो यहाँ पर NaCl नहीं रहेगा, यहाँ पर NaCl नहीं रहेगा। हमारा ये एग्जाम्पल नहीं होगा हाइड्रोजन बंधित में, हम लोग NH3 ले सकते हैं। ठीक है, अमोनिया। अच्छा, हाइड्रोजन, आज का क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट जरूर करेगा कि हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं, या H बॉन्ड या H बंध को परिभाषित कीजिए। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है जो फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा कि हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसे ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं। थैंक यू।